एक स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि मैंने 5 साल अपने क्षेत्र के परिवारों के बीच में रहकर ही निकाले हैं जी। और क्षेत्र के लोगों का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद पुनः मुझे मिलेगा। ये सत्ता के लालची भाजपाई इन्होंने हमारी सरकार को खरीद फरोख्त करके, लोकतंत्र की हत्या करके जिस तरह से इन्होंने बेदखल किया, हर दिन घोटाले होते हैं, हर दिन घोटाले हो रहे हैं और जिससे आम आदमी भी परेशान है, युवा भी परेशान है। एक उदाहरण है, चाहे व्यापम का ले लें या हम पटवारी घोटाले का ले लें, तो नौकरियों को लेके भी घोटाले हैं। हमारे छतरपुर में ही हम बात करें तो हमारे यहाँ छत्रसाल विश्वविद्यालय जो खोला गया है, यहाँ भर्ती घोटाला। शिवराज सिंह जी तो घोषणाओं में एक्सपर्ट हैं। अच्छा। वो तो घोषणा करते चले जाते हैं, आप जिस चीज के उनके पास चले जाइए, हाँ हो जाएगा। हाँ। पर आज भी भाजपा ही कहते हैं कि कोई कर्जे माफ नहीं हुए। वो उनके तो दो चेहरे हैं, दो चरित्र हैं जी। जिस तरह का भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में छाया हुआ है जी। किसी भी दरवाजे पे आप चले जाओ, कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता है। घोटालों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार के द्वारा जितने घोटाले किए गए हैं, शायद ये अब तक के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये घोटालों की सूची आनी चाहिए। नाम लूंगा तो बहुत लंबे हैं। हाँ। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ के खास सेक्शन आमने सामने में फिर से। और हम आपको बताएं कि हम हैं बुंदेलखंड यात्रा पर। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, 1 महीना शेष है। 17 नवंबर को जो है मतदान है और 3 दिसंबर को मतगणना है। ऐसे में ही हम चुनावी यात्रा पर हैं और जनता से लगातार आपको रूबरू करा रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके क्या विचार हैं और जनप्रतिनिधियों से भी मिला रहे हैं। ऐसे में हम अभी हैं फिलहाल में छतरपुर ज़िले में और छतरपुर ज़िले की छतरपुर विधानसभा है। यहाँ से आपको बता दें कि आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया जो है यहाँ से एमएलए हैं कांग्रेस के और हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी आपको। जी, सबसे पहले आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर भाजपा ने जो अपनी सूची घोषित की है उसमें पूर्व मंत्री ललिता यादव को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो अब सीधे सवाल जवाब करते हैं, बात करते हैं, आपको सुनाते हैं कि भाई पज्जन भैया के पास हमारे लिए क्या है और क्या कहना चाहते हैं वो जनता से। तो आलोक चतुर्वेदी जी, आपने जो है अभी सूची जो है घोषित हुई है और उसमें आपको घोषित किया गया है प्रत्याशी। तो आपको क्या लगता है कि जो ये पार्टी ने विश्वास जताया है, क्या जनता भी ये विश्वास वापस से जताएगी? आपको जो है पिछली बार विधायक चुना था, इस बार फिर से चुनेगी? देखिए, निश्चित रूप से शीर्ष नेताओं ने जो मुझ पर विश्वास और भरोसा किया है जी, पुनः मुझे दोबारा से इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है जी। सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि मैं एक स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि मैंने 5 साल अपने क्षेत्र के परिवारों के बीच में रहकर ही निकाले हैं जी। और क्षेत्र के लोगों का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद पुनः मुझे मिलेगा, क्योंकि शायद ही वो दिन रहा होगा जब मैं अपने क्षेत्र की जनता के बीच में न रहा हूँ और उनके लिए कुछ ना किया हो। निरंतर से पूरे अपने इस कार्यकाल में मैंने जो मेरी भूमिका होनी चाहिए उसका निर्वहन भली भांति किया है। और मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि छतरपुर मुझे फिर से अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देगा। क्या लगता है आपको इस बार छतरपुर विधानसभा में मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे जिन पर चुनाव होगा? देखिए, मुख्य मुद्दे तो बहुत स्पष्ट हैं। भाजपा सरकार जब से है पिछले 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में जिस तरह का भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में छाया हुआ है जी, किसी भी दरवाजे पे आप चले जाओ, कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता है। घोटालों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार के द्वारा जितने घोटाले किए गए हैं, शायद ये अब तक के
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये घोटालों की सूची आनी चाहिए। नाम लूंगा तो बहुत लंबे हैं, हाँ, आपको भी सब जानकारी है। हर दिन घोटाले होते हैं, हर दिन घोटाले हो रहे हैं, और जिससे आम आदमी भी परेशान है, युवा भी परेशान है। एक उदाहरण है, चाहे व्यापम का ले लें या हम पटवारी घोटाले का ले लें, तो नौकरियों को लेके भी घोटाले हैं। हमारे छतरपुर में ही हम बात करें तो हमारे यहाँ छत्रसाल विश्वविद्यालय जो खोला गया है, जी, यहाँ भर्ती घोटाला हुआ है। तो ऐसे छोटी जगहों पे भी घोटाले हुए हैं, प्रदेश स्तर पे भी घोटाले हुए हैं। अच्छा, तीसरा, बेरोजगारी को भी आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश में बेरोजगारी की हालत क्या है, कि आज हर युवा परेशान है नौकरियों को लेके, काम को लेके, उस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो आप 18 साल से सरकार में बैठे हो, आपने भ्रष्टाचार बढ़ा के रखा है, आपने घोटालेबाजी कर रखी है, आपने बेरोजगारी बढ़ा रखी है, आपने महंगाई बढ़ा रखी है, पूरे प्रदेश में आज त्राही त्राही मची हुई है। और तीसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो झूठ और धोखे के अलावा कुछ नहीं है। जितनी घोषणाएं, शिवराज सिंह जी तो घोषणाओं में एक्सपर्ट हैं। अच्छा, वो तो घोषणा करते चले जाते हैं, आप जिस चीज़ के उनके पास चले जाइए, हाँ हो जाएगा। हाँ, होता क्या है, मैं छतरपुर के उदाहरण आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ पिछले चुनाव में आधी रात को आप विवादित भूमि पर शिलान्यास मेडिकल कॉलेज का करके चले गए, आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं आया यहाँ। आपने 418 एकड़ ज़मीन यहाँ पर आरक्षित विश्वविद्यालय बनाने के लिए की, जी, विश्वविद्यालय आप 10 सालों में नहीं बना पाए। आपने हमारे यहाँ के 125 साल पुराना महाराजा महाविद्यालय जो है यहाँ का, वो आपने उस पर तख्ती विश्वविद्यालय की टांग दी, महाविद्यालय समाप्त कर दिया, विश्वविद्यालय के लिए राशि नहीं दी आपने कि विश्वविद्यालय बनता हमारा अलग से। फिर 2004 में अटल जी भूमि पूजन करके गए थे केन बेतवा लिंक के परियोजना का, ढिंढोरा खूब पीट रहे हैं। अब आ रहा है हर बजट में, दिल्ली में, भोपाल में चर्चा आती है केन बेतवा लिंक परियोजना आएगी। हम लगभग 23-24 में बैठे हैं, 20 साल से वो परियोजना यहाँ नहीं आई है। बुंदेलखंड की जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, किसानों के लिए हितकारी योजना थी। ऐसे ही एनटीपीसी का एक प्रोजेक्ट था जी, जो यहाँ थर्मल प्रोजेक्ट था, वो बाइंड अप हो गया था। किसी तरह से लड़ झगड़ कर हम उसको सोलर में कन्वर्ट करा के लेके आए, लेकिन वो भी कागजों में ही घूम रहा है। तो ये धोखे नहीं है तो और क्या है। अभी हाल में फिलहाल बीच में अभी आए थे, छतरपुर में नगर निगम बनाई जाएगी। अब पे हो सकता है 8-10 साल में शिवराज सिंह जी बनवा देंगे या एक घोषणा करके चले गए, यही कह सकते। तो इतने झूठ हैं। 8-10 साल में कैसे बनवा लेंगे? 8-10 साल में मतलब सरकार आ रही है उनकी, ऐसा नहीं, मतलब अब उनकी तो घोषणा ही है। अगर अच्छा, मतलब कोई भी घोषणा, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि 10-12 साल 15 साल के पहले उनकी कोई घोषणा पूरी हो जाए। अभी तो जब मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ है, विश्वविद्यालय नहीं हुआ है, केन बेतवा लिंक परियोजना नहीं हुई है, हमारे यहाँ का एनटीपीसी का प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, ये बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। छोटी की तो आप बात ही भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ किया है। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ कि आप पता लगा लो कि पिछले 18 वर्षों में छतरपुर में कौन सा काम शिवराज सिंह जी ने कर दिया है। एक ये भाजपा के नेता केवल एक चीज दिखाते हैं, और अस्पताल की बिल्डिंग देखी होगी आपने कि हमने अस्पताल की बिल्डिंग बनवा दी। क्या बिल्डिंग बनने से विकास हो जाता है? बिल्डिंग के अंदर डॉक्टर्स हैं, बिल्डिंग के अंदर की व्यवस्थाएं हैं, बिल्डिंग के अंदर मशीनें हैं तो ऑपरेटर नहीं है, वहां पर मरीज परेशान है, और साहब आप कहते हैं हमने विकास कर दिया है। तो ये काम बिल्डिंग बनने से नहीं हो जाता है। हाँ, अंदर की व्यवस्थाएं भी तो देखो आप। तो ये जो इतने तमाम मुद्दे हैं कि जिनको अगर हम देखते हैं तो शिवराज सिंह जी ने 18 साल में छतरपुर को कुछ नहीं दिया है, और केवल झूठी घोषणाएं, झूठे वादे, और ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये इतने मुद्दे हैं कि ये जवाब नहीं दे पाएंगे। और कांग्रेस को इस बार जनता अच्छी पूरे बहुमत के साथ वापस करेगी। तो आप इतनी परियोजनाओं के बारे में कह रहे हैं, इतने प्लान्स जो यहाँ पर पास हुए, नहीं हो पाए। कल भी हम जनता से बात कर रहे थे तो उसमें युवाओं का कहना था कि मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ पर पास हुआ लेकिन आज तक बन नहीं पाया। तो क्या लगता है आपको कि भाई कांग्रेस की सरकार आएगी तो इन परियोजनाओं पर काम होगा? निश्चित रूप से मैं इस मेडिकल कॉलेज की जिसकी बात कर रहा हूँ जी,
आज से 2 वर्ष पहले सदन के अंदर मैंने इस मुद्दे को उठाया था। जब सड़क पे लड़ाई चल रही थी तो मेडिकल कॉलेज की मैंने सड़क पे आम जनमानस के बीच में इस लड़ाई को लड़ा। इसके बाद सदन में उठा के 2 वर्ष पूर्व नरोत्तम मिश्रा जी ने इसका उत्तर दिया था मेरे ध्यानाकर्षण का, और उन्होंने आश्वस्त किया था कि इस बजट में हम जारी कर रहे हैं। हाँ। और बजट जारी कर दिया गया, टेंडर करा दिया गया। लेकिन आपने विवादित भूमि पर ही शुरुआत उसका आधी रात को 2:30 बजे किया था शिलान्यास इन्होंने शिवराज सिंह जी ने, जिसका परिणाम हुआ कि वो लगातार विवादों में घिरी हुई है मेडिकल कॉलेज, और निर्माण उसका कार्य हो नहीं पा रहा है। कांग्रेस की सरकार, तो क्या ये उसी मेंटालिटी से किया गया था, ये सोचकर किया गया था कि अगर विवादित भूमि पे होगा तो इसको असल में तो बनना ही नहीं है कभी? नहीं, ये वो तो जहां जा रहे हैं रेवड़ी की तरह हर जिले में या हर स्थान पे जाके एक बन नहीं पाता है, दूसरे की घोषणा हो जाती है, तीसरे दमोह गए तो दमोह में घोषणा, टीकमगढ़ आए तो टीकमगढ़ में घोषणा। हर जगह वो चाय की दुकान की तरह मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। जरूरत सब जगह है जी। आपके पास आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ है, आप मेडिकल कॉलेज बनाइए, सब जगह हमें मेडिकल कॉलेज की जरूरत है जी। लेकिन आज हमारे यहाँ सागर में सबसे पहले मेडिकल कॉलेज बना था। हाँ। आज भी वो पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है, और पूरी तरह से जैसे मेडिकल कॉलेज संचालित होते हैं वैसे आज वो भी नहीं संचालित हो पा रहा है। तो सबसे पहले आप अगर कोई चीज बना रहे हैं तो उसको वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो दो आप, कि जिससे उसका फायदा लोगों को लाभ मिल सके और बच्चों को आगे पढ़ के बाहर डॉक्टर्स निकल सके, कि प्रदेश को हमको उसमें राहत मिल सके। तो आप खोलो, कोई नहीं रोक रहा है, और खुलने चाहिए। लेकिन जो तरीका है ये मात्र घोषणाओं में और वादों में अटक जाता है, और चुनावी लाभ लेने के लिए घोषणाएं की जाती हैं। अच्छा, आपके सामने अभी फिलहाल मैं पज्जन जी, उर्मिला माफ कीजिएगा, जो है पूर्व मंत्री ललिता यादव जी लड़ रही हैं। तो लोग कह रहे हैं मजबूत चेहरा है, और कहीं ना कहीं पिछली बार आपके सामने जो लड़ी थी वो कोई मंत्री नहीं थी, किसी पद पर नहीं थी, अर्चना गुड्डू सिंह लड़ी थी। तो इस बार टफ मुकाबला रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या वो चुनाव निकाल ले जाएंगी? देखिए, जो मेरे सामने भाजपा प्रत्याशी हैं वो पिछले 5 साल कहीं पर भी क्षेत्र में नहीं रही हैं। हाँ। अभी जब से टिकट की घोषणा हुई है तब से वो प्रकट हुई हैं। ये तो जनता को फैसला करना है, जनता को आशीर्वाद देना है कि 5 साल जिसने काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, बिना भ्रष्टाचार के काम किया है जी, और शासन से भी लड़के काम किया है, और जो मैं खुद स्वयं अपनी समाज सेवा के माध्यम से कर सकता था, मैं लोगों को उस माध्यम से भी मैंने लाभ उनकी बीच में रहने की कोशिश की है जी। दूसरी तरफ जो भाजपा प्रत्याशी हैं, इन 10 साल पहले ये यहाँ से विधायक भी रही हैं, मंत्री भी रही हैं जी। आप जाके कहीं भी पता लगा लीजिए इनके कार्यकाल में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितना भ्रष्टाचार किया है। सरपंचों से आप पूछ लें, बिना 15 और 20% कमीशन लिए विधायक निधि का बंटवारा नहीं हुआ है। अच्छा। और आज मैं कहता हूँ मेरे 5 साल के कार्यकाल में आप कहीं भी पूछ लें कि किसी सरपंच को या इस विधायक निधि में या किसी अन्य काम में 1 रुपए का भी आरोप मेरे ऊपर लगा दें कि ये लिया गया हो, तो मैं इस बात के लिए कहना चाहूँगा कि मैं उसका दोषी हूँ। लेकिन जो व्यक्ति 10 साल में केवल कमीशन और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया, जिसने जिस जनता के बीच में संपर्क में नहीं है 5 साल से, तो ये तो जनता स्वयं निर्णय करेगी। और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि मैंने जो जनता की सेवा की है, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा की है जी। मुझे पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ कि मुझे मेरा क्षेत्र, मेरे क्षेत्र के सभी परिवारजन मुझे साथ देंगे और पुनः सेवा करने का मौका मिलेगा। जी। अच्छा, आपके नेता कमलनाथ जी हैं और उन्हीं को सीएम फेस बनाया गया है। और आपको क्या लगता है, 1.5 साल की बीच में सरकार आई थी आपकी, लोगों का कहना है, भाजपाइयों का कहना है, तमाम आरोप लगते हैं कि भाई कोई काम नहीं हुआ, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, बस ये कहना है कि कोई विशेष काम नहीं हुआ, इसीलिए सरकार भी गिरा दी गई थी। आपको क्या लगता है, इस बार जनता विश्वास जताएगी कि कमलनाथ जो है सरकार बनाए? देखिए, कमलनाथ जी की जो सरकार चली जी, सबसे पहले तो हमने वादा किया था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे जी। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया। सदन में ये आंकड़े हैं
कमल पटेल जी ने सदन के पर अंदर, आज भी भाजपा ही कहते हैं कि कोई कर्जे माफ नहीं हुए। वो उनके तो दो चेहरे हैं, दो चरित्र हैं। जी सदन के अंदर जब आपका मंत्री, राजस्व मंत्री कृषि मंत्री जवाब दे रहे हैं कि 27 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ? जी ये कमलनाथ जी ने स्ट्रेटजी बनाई हुई थी कि पहले हम 50,000 का कर्जा माफ करेंगे, फिर 1 लाख का कर्जा माफ करेंगे, फिर 2 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे। उस क्रम में ये प्रक्रिया जारी थी और हमें जो किसान भाई हमारे थे उनका कर्जा माफ करना जी। है। और आज भी कमलनाथ जी ने गारंटी दी है कि जो शेष बचे किसान हैं, हमारी सरकार कांग्रेस की बनेगी प्रदेश में, हम वो कर्जा माफ करेंगे। जी तो हम जब उस चीज पे अडिग हैं, कमलनाथ जी उस चीज को गारंटी दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी नीयत कर्जा माफ करने की उस दिन भी थी और आज भी है, और हम कर्जा माफ करेंगे। दूसरा, आपने कहा कि कमलनाथ जी की सरकार में जो काम हुए, देखिए कमलनाथ जी की सरकार ने ही 300 की पेंशन 600 की थी, जी 100 यूनिट और 100 रुपए में बिजली की थी। गौशालाओं का निर्माण, ये लोग गौ माता के ऊपर हल्ला मचाते हैं, काम नहीं करते हैं, लेकिन गौशालाओं का अगर प्रदेश में किसी ने शुरुआत की है तो गौशालाओं का निर्माण कमलनाथ जी ने किया है। जी 51,000 रुपये बेटियों की शादी के लिए किया। तो बहुत से जो वचन दिए थे उन पे हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन ये सत्ता के लालची भाजपाई, इन्होंने हमारी सरकार को खरीद फरोख्त करके, लोकतंत्र की हत्या करके जिस तरह से इन्होंने बेदखल किया। पर उनका कहना है ये तो हमारी कमी थोड़ी थी, ये तो आपकी कमी थी कि आपके लोग टूट के आ गए। देखिए, कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, आप टूट के आ जाते और अगर आप उन्हें लालच ना देते, आप जब उनको पैसा दिखाएंगे, उनको मंत्री पद का लालच देंगे, तो देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उस लालच में फंस जाते हैं और लालच में चले जाते हैं। ऐसे लोग जिनको लालची थे, मंत्री पद की इच्छा थी, जिनको पैसे की इच्छा थी, वो चले गए और आपने खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी। तो ये लोकतंत्र में हमारे ये कहीं पर नहीं है कि इस तरह से, ये शायद इतिहास में अगर देखा जाए तो ये जिस तरह से लोकतंत्र का हत्या की जा रही है, ये भाजपा से बेहतर कोई नहीं जानता है। संविधान एक तरफ है, भाजपा की कार्यशैली एक तरफ है। तो विधायक जी, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्हें लालच दिया गया, उन्हें जो है मंत्री पद का लालच दिया, पैसों का लालच दिया और वो चले गए, आम इंसान की मानसिकता है ये। ऐसा ही अगर इस बार भी हुआ, क्योंकि जनता का ये कहना है कि भाई पिछली बार भी हमने भरोसा किया था पर इन के इन प्रकार भाजपा अपनी सरकार बना ले गई, इस बार भी अगर ऐसा हुआ तो फिर तो क्या होगा? देखिए, बहुत सीधी बात है कि पिछली बार मार्जिन बहुत कम था और उस मार्जिन कम होने के वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। हाँ, ये सब चीज़ें कर सके ये। हाँ। लेकिन अब की बार एक तो बहुत सीधी बात है कि जनता जिस तरह का क्षेत्र, पूरा प्रदेश जिस तरह से एक वातावरण है निर्मित है, जी। वो भारतीय जनता पार्टी को उस बात का जवाब भी देना चाहती है जो इन्होंने पिछली बार किया था। अच्छा। दूसरा, कांग्रेस में हर व्यक्ति ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं हो सकता है और हर आदमी कांग्रेस में बेईमान नहीं हो सकता है। जो बेईमान थे वो चले गए हैं, अब बेईमान हमारे यहाँ ना है और ना इस तरह के लोगों को आगे महत्व मिलने वाला है। अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस बार क्या स्थिति रहेगी? लोग अनुमान लगा रहे थे कि उनके लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, पार्टी उन्हें साइडलाइन कर देगी, पर उनके लोगों को टिकट भी मिल रहे हैं। वजनदारी शिवराज जी के लोगों से ज़्यादा वजनदारी सिंधिया के लोगों को दी जा रही है। अब ये तो वक्त बताएगा हाँ। कि शिवराज जी की क्या स्थिति रहेगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या स्थिति रहेगी। आप तो देख रही हैं कि केंद्रीय मंत्री सरीके चले आए हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सांसद आ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब किसको महत्व देगी और किसको महत्व नहीं देगी? भाजपा में जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अपने बराबरी पे किसी को खड़ा नहीं करता है। अच्छा। वो सबको धीरे धीरे पीछे करता चलता है और ये उनकी रणनीति है कि वो क्या करेंगे। हाँ। लेकिन जहाँ तक सवाल है, मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो कांग्रेस में महाराज थे, यहाँ जाके भाई साहब हो गए। अच्छा। मतलब कोई उनकी इम्पोर्टेंस नहीं बची है वहाँ पे। अब आपने कई बार देखा होगा, बैक बेंचर्स की तरह कई जगह बैठे मिले हैं आपको।
फ्रंट लाइन में तो कांग्रेस के तो 1 2 3 में गिनती थी। पर उनका ये कहना है और लोगों का ये कहना है कि भाई क्योंकि कांग्रेस में वीआईपी कल्चर चलता था इसलिए ये चीज होती थी, वहां पर सब आम कार्यकर्ता हैं। ये देखो आप ना कि आम कार्यकर्ता हैं बीजेपी में, तो यहाँ पे कौन सा वीआईपी कल्चर है? यहाँ पे भी सभी लोग कार्यकर्ता की तरह रहते हैं, सब लोग काम करते हैं। ये कहने की बातें हैं और दिखाने की, इन लोगों को कुछ ना कुछ कहने की आदत पड़ी हुई है। भाजपा अपना चरित्र देखें, अपनी कार्यशैली देखें, कांग्रेस पे आरोप ना लगाएं। हाँ, चलिए, क्या लग रहा है छतरपुर में कितने वोटों के साथ, कितने वोटों के मार्जिन से आप इस बार चुनाव निकालने वाले हैं? देखिए, भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकता। एक एस्टिमेट, फिर भी आपने जो काम किया है उस पर आपको कुछ तो भरोसा होगा। नहीं, हमने काम किया है, हमें पूरा भरोसा है। चुनाव छतरपुर की जनता मुझे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे पुनः प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी। अगर मैं ज्योतिषी गणना जानता तो निश्चित रूप से आपको बता देता जी कि मार्जिन कितना होगा। हाँ। लेकिन अच्छा होगा, पहले से बेहतर होगा और सम्मानजनक होगा। और क्षेत्र के लिए ये कहने की बात ऊपर भी कही जा सकती है कि छतरपुर से वो व्यक्ति दमदारी के साथ भोपाल भेजा गया है जिससे प्रदेश में छतरपुर का भी स्थान बने। जी, एक ज़रूरी सवाल जो है वो पूछना बनता है कि आप यहाँ पर 5 साल विधायक रहे हैं, क्या ऐसे काम हैं जो आपको लगता है कि आपने कराए हैं, जो आपको पता है कि आपने कराए हैं और जनता उनसे खुश है? देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि गांव क्षेत्र में जहाँ पर आपको आने जाने की असुविधा होती है या रोड, तो मैंने करीब करीब अपने विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष में रहने के बावजूद भी 175 किलोमीटर से ज़्यादा तो सड़कें बनवाई हैं। अच्छा। 15 पुल पुलियाँ ऐसी जो हमारे शहर में रोडों पर जरूरत थी उनको निर्माण करवाया है जी। मैंने ऐसे अपने क्षेत्र की 3 सिंचाई परियोजनाएं मंजूर कराई हैं जिससे 3000 हेक्टेयर सिंचाई होगी क्षेत्र में, किसानों को लाभ मिलेगा जी। साथ ही साथ जो 1-2 पुरानी योजनाएं थी 10 साल से लंबित पड़ी थी उनको भी स्वीकृत कराया है और उनको भी फिर से उन पर काम प्रारंभ हो गया है जी। हमारे शहर की पेयजल समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ पर पेयजल को लेके अगर हम बात करें तो छतरपुर में पूरी रात लोग साइकिलों पे डिब्बे टांग कर पानी भरने के लिए लाइन लगाया करते थे। 10 साल मैंने पानी के टैंकर चलाए जो आज भी चल रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं कि पिछले 5 साल के अपने इस कार्यकाल में आज हमारे छतरपुर में घर घर पानी पहुंच रहा है जी। और पानी पहुंचने के साथ साथ जो थोड़ा बहुत शेष क्षेत्र रह गया, जो योजना चल रही थी उसको डबल कराया है। उसमें योजना को बढ़ाया भी है। टंकियां पहले 8 थी, हमने 13 करवा दी हैं। पाइपलाइन 220 किलोमीटर थी, उसको हमने 200 किलोमीटर और बढ़वाया है जी। तो आज शहर में पानी की जो त्राही थी इन 5 सालों में काम पूर्ण हुआ है। 2019 में मैंने अपने यहाँ 2019 में जी। समूह नल जल योजना के माध्यम से अपनी पूरी विधानसभा के लिए हर गांव के लिए करीब 130-140 गांव के लिए 250 करोड़ की लगभग एक योजना समूह नल जल योजना से मंजूर करवाई थी कि जिससे घर घर पानी गांव के लोगों को भी मिल सके। जी। कोरोना और अन्य लोगों के भाजपा की सरकार आने की वजह से वो थोड़ा सा अटक गई जी। लेकिन अब उसका भी काम शुरू हो गया है और घर घर गांव-गांव पानी पहुंचेगा, हर घर में पानी मिलेगा। पेयजल की जो सबसे बड़ी समस्या बुंदेलखंड, क्योंकि वैसे ही पथरीला इलाका है, जब नीचे पानी बोर करने पे मिलता नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसको काम करके उसमें लाभ दिलाया है। बिजली के क्षेत्र में भी काम किया है। 3 सब स्टेशन नए हमने स्वीकृत कराए थे, 3 अभी और प्रस्तावित भी हैं जिन पे जल्द से जल्द स्वीकृति मिलेगी। तो ऐसे जो मुख्य मुद्दे होते हैं उन सारी चीज़ें, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, तो सारी क्षेत्रों में काम किया है। और दूसरी तरफ ये सब चीज़ें तो जो शासन स्तर से की जा सकती थी वो की हैं, लेकिन बहुत पिछले 10 साल से यहाँ पानी की जब समस्या थी तो मेरे द्वारा यहाँ पे आज तक अभी भी पेयजल की टैंकरों के माध्यम से सप्लाई जहाँ ज़रूरत होती है निःशुल्क की जाती है। जब कोरोना काल आया, जब कोरोना में आदमी सांसें तोड़ रहे थे, उस समय ऑक्सीजन बैंक बना के हमने लोगों की वो सांसें, टूटती सांसों को बचाने का काम भी किया। 100 कंसंट्रेटर
का बैंक बनाकर लोगों को राहत दिलाने का काम किया। दिन रात उनके बीच में रहा। इसके बाद जब कोरोना खत्म हुआ, लोग परेशान थे, महंगाई की मार थी, जी। तो फिर एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी, तो चाचा की रसोई यहाँ पे शुरू हुई, करीब 2 साल से संचालित हो रही है, काफी सुना है चाचा की रसोई के बारे में। और वो लगभग 5 लाख लोग आज तक उससे लाभान्वित हो चुके हैं जी। उसमें भोजन करने जा चुके हैं। अच्छा। और आज भी चलती है वो? आज भी चलती है। अच्छा। हाँ, उसकी शिकायत हो रही है अब। अच्छा। हाँ, अब भाजपा प्रत्याशी को ये लगता है कि ये मैं प्रलोभन दे रहा हूँ, जो 2 साल से रसोई चल रही है, हाँ। वो उसको भी बंद करवाना चाहते हैं। अच्छा। जी। और युवाओं के लिए खेल भी किए, आयोजन यहाँ कराता रहता हूँ, कबड्डी भी होती है, क्रिकेट टूर्नामेंट भी होते मतलब हैं, शासन के थ्रू भी और व्यक्तिगत भी आपने भरपूर काम यहाँ धार्मिक पर किया। आयोजन भी, सामाजिक आयोजन भी। बेटियों के लिए भी मैंने एक ग्लैमर अवार्ड शो रखा था। अच्छा। कि हम अपनी बेटियों को कैसे आगे बढ़ा सकते बढ़ाएं, हैं। बिल्कुल। उनके लिए भी एक अवार्ड शो कंपटीशन किया था, और ये निरंतर आगे भी जारी रहेगा। निर्धन कन्याओं की शादियां भी हम करते रहते हैं। और स्वास्थ्य शिविर एक चिरायू मेडिकल कॉलेज के द्वारा हमारे यहाँ क्षेत्र में लगाया गया। अच्छा। 2 दिन का शिविर था, 20,000 लोगों का परीक्षण हुआ, और 3,000 मरीज यहाँ से भोपाल गए थे, जो निशुल्क गए थे, उनका इलाज निशुल्क हुआ, जी। बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, और लोगों को राहत दिलाने का काम किया। जो डॉक्टर गोयनका जी कह के गए थे जी। कि जब तक आपका मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा, हम हर वर्ष आपके यहाँ मेडिकल कैंप लगाएंगे और यहाँ के लोगों को राहत दिलाएंगे। तो ऐसे तमाम कार्यक्रम हैं। अभी एक कुछ दिनों पहले ये सारी चीज़ें तो मैंने बहुत की हैं। मेरे मन में फिर कुछ और आगे करने का विचार भी आया, क्योंकि जब मैं समाज सेवा में रहता हूँ तो तमाम चीज़ें आती हैं बीच। तो अब मेरे मन में जो आ रहा है वो माताओं बहनों के लिए, कि वो आत्मनिर्भर कैसे बन सकें जी। और वो अपने स्वावलंबी बने। तो कुछ जो उनको मदद की जा सकती है, उनको किस तरह के प्रशिक्षण दिलाने हैं, किस तरह जी, से जी, वो जी, जी। उन्हें बाजार दिलवाना है, जो काम करते हैं समूह के माध्यम से करते हैं, उस पर मेरी एक टीम काम कर रही है, वो जिस पर बहुत जल्द उनके लिए काम करने जा रहा हूँ। और एक अपने बेटे और बेटियों के लिए भी मैंने योजना बनाई है, जो निजी तौर पे मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। बेटे बेटियों के लिए भी बनाई है, खेलो पढ़ो और आगे बढ़ो। अच्छा। और उस पर अब मैं काम आगे भी करूँगा। खेलने वाले बच्चों को खेलने के में आगे, जो टैलेंट है, जो उनमें हुनर है, जो उनमें क्षमता है, जी। उसको कैसे निखारा जा सकता है। बिल्कुल। जो खेलने वाले होंगे वो खेलने में, जो गाने वाले होंगे वो गाने में, जिनको टैलेंट को मतलब कहीं ना कहीं कैसे तराशेंगे। पढ़ने वाले होंगे, उनको कहीं कोचिंग करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करनी है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग चाहिए है, या उन्हें लाइब्रेरी चाहिए, तो इस तरह की उनको पढ़ने के लिए भी जो व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं वो कराने। आगे बढ़ों में ये है कि हम उनको क्या ऐसा प्रशिक्षण दिलवा सकें कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, कहाँ उनकी मदद कर सकें। देखिए आज नौकरियां तो मिल नहीं रही जी। और नौकरियां जो हो रही हैं भाजपा की सरकार में, तो भ्रष्टाचार और घोटालेबाजी के अलावा हो नहीं रहा। तो हम अपने क्षेत्र के, मैंने ये फिलहाल ये शुरुआत करने का कि अपने बच्चे बच्चियों को, 10,000 बच्चे बच्चियों को स्वरोजगार दिलाने की कोशिश करूंगा। तो ये आगे की आगामी योजनाएं लेके चल रहे हैं आपने, ये बनाई हैं। जी। चलिए ठीक है, हमारे साथ आज मौजूद थे छतरपुर जिले से, छतरपुर विधानसभा से सिटिंग एमएलए विधायक आलोक चतुर्वेदी जी, और इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की। अब देखना ये होगा कि 1 महीने में जो विधानसभा चुनाव है उसमें यहाँ छतरपुर विधानसभा से कौन जीत कर आता है, कौन विधायक बनता है। यहाँ पर ललिता यादव बीजेपी की जो है प्रत्याशी हैं, क्या वो जो है चुनाव को निकाल पाती हैं, या वापस से सिटिंग एमएलए अभी फिलहाल में जो विधायक हैं आलोक चतुर्वेदी जी इस चुनाव को वापस से एक तरफा तरीके से निकाल ले जाते हैं। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि इस बार मुख्यमंत्री की गद्दी पर मध्य प्रदेश में कौन राज करता है। क्या कमलनाथ आएंगे, क्या जनता उन पर विश्वास जताएगी, या वापस से 18 साल की तरह इस बार भी भाजपा राज करेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं हमारी जनता की क्या लगता है आपको, छतरपुर से कौन बनेगा विधायक और एमपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।